हेलो, मेरी आवाज आ रही बच्चों? यस सर। ओके ओके। तो हमने जहां तक मुझे याद है पिछली क्लास में हमने ये पैराग्राफ खत्म कर लिया था। यस सर। इज इट ओके? ओके। पिछली क्लास में हमने यहाँ तक ये खत्म कर लिया था और इसके आगे हमको शुरू करना है। ठीक है? चलिए इसके आगे हम शुरू करते हैं। जैसे ही लेखक ने बताया कि जिन जिन दृश्यों को मैं रुक रुक करके देखती, उन्हीं दृश्यों को मेरा जो ड्राइवर कम गाइड जितेंद्र नार्गे था वो मुझको बताता, मैडम आगे उठिए, आगे बहुत सारे झरने और मिलेंगे, बहुत सुंदर दृश्य और मिलेंगे। और वहां उठती अनमनी सी उठती और सब कुछ जो बादल में उस दृश्य में था उन्हीं को देखती हुई आगे हम बढ़ रहे थे। चित्त लिखित थी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देख रही थी। जो वहां के दृश्य थे, उन दृश्यों को मैं, जो प्रकृति का खेल था, उस प्रकृति के खेल को लेखिका भर भर आंखों देखती, कभी कभी ठिठक कर, कभी रुक कर, कभी एकटक देखती रहती। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई हो। लेकिन जो मैं चीजों को देख रही थी, प्रकृति भी मुझे सयानी बनाने के लिए अर्थात समझदार बनाने के लिए कि मैं इन चीजों को देखूं और समझदार बनूं, जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। यानी प्रकृति में जो छिपे हुए रहस्य थे, उन रहस्यों को वो अनवरत खोलती जा रही थी और मैं उनका अनवरत दर्शन भी करती जा रही थी, देखती जा रही थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहां पहाड़ नहीं थे, जो धुंध थी, कोहरा था, कुहासा था। उस कुहासा और धुंध छटा, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। दो पहाड़ थे, छाया पहाड़, उनकी जो परछाई पड़ रही थी। थोड़ी देर बाद वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जो जिन पहाड़ों की मैं अभी तक छाया देख रही थी, परछाई देख रही थी, अब वो भारत के सर्वश्रेष्ठतम पहाड़ अब मेरे सामने थे। हिमालय की चोटियां मेरे सामने थी, मैं उनके सामने थी। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई। मैंने गर्दन घुमाई, सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी है। मैंने जिस ओर नजर फिराई, उस मुझे लगा कि नहीं, वास्तव में अगर कहीं भी जन्नत है, कहीं भी स्वर्ग है, सुंदरतम स्थान है, तो वो प्रकृति की गोद में है। नजरों के छोर तक दूर जहां तक मैं नजर जाती थी, वहां मुझे खूबसूरती नजर आती थी कि वास्तव में अगर इस सृष्टि का सबसे सुंदरतम स्थान है तो वो स्थान है, वो ये पहाड़ है। आगे, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे, वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। मैं जिस जगह पर भी देखती थी, सुंदर अनुभूति कराने वाले पर्वत थे, झरने थे, फूल थे, घाटियां थी और उन पहाड़ी नजारों में सुंदर सुंदर दृश्य थे। वहीं कहीं लिखा था एक बोर्ड पर थिंक ग्रीन। अच्छा सोचिए, हरा सोचिए। अर्थात हरा सोचने का मतलब है अपनी सोच में हरियाली रखिए। हर जगह पौधारोपण करिए, पौधे लगाइए और देखिए कि वो हरितिमा कितनी सुंदर लगती है।
आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठते धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रीता और डोडे के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए कह रहे थे चरे वेती। और समय के इसी सतत प्रवाह में दिन के सब बहता हमारा वजूद। जब किसी भी दृश्य को मैं उस पर्वतीय दृश्य को देखती, ऊपर मेरे सर के ऊपर मंडराते बादल थे, मध्यम मध्यम हवा चल रही थी और मध्यम हवा में प्रीता और रेंड्रो के फूल थे, सब अपनी लय, तान और प्रवाह में बह रहे थे। चरे वेती गणना लघु चेतसाम, चलते रहो, यही तो जीवन है। और इसकी गणना करना, कितना जीवन खत्म हुआ, कितना बचा, लघु चेतसाम छोटी बुद्धि वालों की सोच है। अर्थात चरे वेती, चलते रहो, चलना ही जीवन है। मुझे नदियां बता रही थी, पहाड़ बता रहे थे, झरने बता रहे थे, फूल पौधे बता रहे थे, चलते रहो, रोको नहीं, चलो, देखो, आनंद लो और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बना कर जाओ। और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। हम कभी सोचते हैं कि नहीं हमारे लिए समय ठहर जाएगा, नहीं, हम बहेंगे, हम समय के साथ चलेंगे तो हमारा वजूद किसी काम का नहीं है। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। अगर हमने चलायमान सौंदर्य क्या है? चलते हुए सुंदरता। हम इस स्थान से जहां पर भी हम रहते हैं उस स्थान से हमने कई जगहों की यात्राएं की होंगी। कई लोग हिमाचल गए होंगे, कई लोग कश्मीर गए होंगे, कई लोग उत्तराखंड गए होंगे, अलग अलग जगहों पर सबने लगभग भ्रमण किया होगा। हम वहां पर 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, बहुत ज्यादा हफ्ते, हमारा टूर कितना होता है? 10 से 15 दिन का। 10-15 दिन में हम उन सारे दृश्यों को देखते हैं जहां तक हम पहुंच पाते हैं और देख के चले आते हैं। 10 दिन, 15 दिन, महीने भर उसकी खुमारी, उसका नशा, उन दृश्यों की सुंदरता हमारे मस्तिष्क में भरी रहती है। लेकिन बात खत्म। वो क्या है? चलायमान सौंदर्य है। उस सौंदर्य को हमने चलते चलते देखा, अच्छा लगा, लेकिन यहीं पर अगर हम वहां ठहर जाते, रुक जाते, वहीं रहने लगते तो वह सुंदरता हमको समझ में नहीं आती। कश्मीर के लोगों को देखो, ऐसी सर्दी में जब उनके पास पीने का पानी नहीं होता, खाने के लिए खाना नहीं होता, सब कुछ बर्फ हो जाता है सर्दियों में। तो हमें तो लगता है, हम कहते हैं ना, इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है, हमारे लिए है। जो लोग वहां रहते हैं उनसे पूछिए, वो कहते हैं इस धरती पर नर्क है कहीं तो वो कश्मीर में है। पानी का गिलास उठाते हैं, बाल्टी में डालते हैं तो वो बर्फ जमी है, पानी नहीं पी पाते हैं। ऐसे ऐसे मौसमों को वो लोग झेलते हैं, लेकिन वही मौसमों को वहां जाकर के अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। वो है चलायमान सौंदर्य। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई, आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी, तना तना हाथ जोड़ी, गर्दव प्रार्थना। जो सुबह प्रार्थना नेपाली युवती से सीखी थी गंगटॉक में, वो छूने लगी होठों को, फिर मुंह से निकलने लगा, तना तना हाथ जोड़ी, कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। क्यों? क्योंकि जब हमारा मन कहीं एकात्म होता है तो हमें फिर इस शरीर की सुध नहीं रहती। तो लेखक के साथ वैसा हुआ। मैं गाना, संगीत, म्यूजिक के साथ प्रार्थना को गाते हुए चली जा रही थी। अचानक कुछ हुआ। दरअसल मंत्र मुग्ध थी मैं,
तंद्रिल अवस्था में, कुछ उनींदी, कुछ सोई, कुछ जागी, कुछ थकी, तंद्रा थी, ऐसे कुछ थोड़ी दूर निकल आई थी कि अचानक पांव में ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मनिर्भर के नूपुर अचानक टूट गए हों। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। मैं जो देख रही थी कि इस दृश्य में कितना सौंदर्य है, कितनी सुंदरता है। अचानक सारा कुछ मेरा भाव वो तिरोहित हो गया, वो खत्म हो गया। क्यों? अचानक मैं रुक गई। तो सुंदर दृश्यों के साथ में मुझे कुछ ऐसा दिखाई पड़ा जो मैं शायद सहन नहीं कर पा रही थी। क्या देखा उन्होंने? कुछ पहाड़ी औरतें इस सौंदर्य की से निरपेक्ष, ये सौंदर्य कैसा था? अद्वितीय सौंदर्य, लेकिन इससे निरपेक्ष होकर के, अर्थात यह सुंदर दृश्य उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। सुंदर दृश्य है, बना रहे। किसके लिए है वो सुंदर दृश्य? हमारे लिए। मैंने भी कहा ना, चलायमान सौंदर्य क्या है? जिनको हम देखते हैं और देख के आगे बढ़ जाते हैं, वो हमारी सुंदरतम होता है, लेकिन जो वही लोग रहते हैं उनसे उस सौंदर्य को कोई मतलब नहीं होता, या उस सौंदर्य से उनको कोई मतलब नहीं होता। देखा कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी। गुथे आटे की कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, जैसे हम आटा गूंथ रख देते हैं, उस तरह की कोमल काया वाली औरतें हाथों में हथौड़े कुदाल लिए पत्थर तोड़ रही थी। कईयों की पीठ पर बंधी डोको, कई औरतों की पीठ पे एक डोको बंधी थी। डोको क्या है? एक बड़ी टोकरी है, और उस टोकरी में अपने कुछ जरूरत का सामान और अपने बच्चे को बांध रखती हैं। क्यों बांध रखती हैं? बच्चे को रखेंगे कहाँ? काम करते करते दूर निकल जाना है, बच्चा पीछे छूट जाएगा। तो अपने साथ में अगर गोद में रखेंगी बच्चे को तो काम नहीं कर पाएंगी, तो पीछे डलिया बांध रखती हैं, उस डलिया में बच्चे को डाल देती हैं और कुछ जरूरत का सामान डाल रखती हैं। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, अंदर तक लेखिका का मन विदीर्ण हो गया। वो सारे भाव के अंदर से तिरोहित हो गए। एक आग निकली उसके मन से और ने कहा, इतने स्वर्गीय आनंद को लेने के बजाय ये लोग नदी, फूलों, वादियों और झरनों के आनंद को लेने के बीच में क्या है? भूख है, मौत है, दैन्य है और जिंदा रहने की जंग है। ये लोग इस खतरे पर काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भूख है, इनको भूखे। यहां पर मौत का डर भी है, दैन्य है, दीनता भी है, गरीबी भी है, और उसके बीच में है जिंदा रहने की लड़ाई, जिंदा रहने की जंग। अगर भगवान ने, ईश्वर ने यह पेट ना दिया होता, भूखा पेट ना होता, तो शायद इतनी भयंकर जंग ना होती। मातृत्व और साधना साथ साथ, दोनों चीजें एक साथ थी। एक तरफ मातृत्व था, माँ के लिए उसका बेटा, उसकी बच्ची, उसकी संतान सब कुछ होती है, लेकिन मातृत्व थी और सम साधना भी थी, एक साथ चल रही थी। काम भी कर रही थी, मेहनत भी कर रही थी वो औरतें, और अपने बच्चे को स्नेह भी दे रही थी। वहीं पर खड़े BRO, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी से मैंने पूछा कि क्या हो रहा है, यहाँ पर कौन सा काम चल रहा है, क्या हो रहा है? जहां रोड बन रही थी, जहां पत्थर को औरतें तोड़ रही थी, उनसे एक कर्मचारी से मैंने पूछा ये क्या हो रहा है। उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया, चुहलबाजी मतलब मजाक के अंदाज में, कहा जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं ना, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही है। एक उस अधिकारी ने बताया मजाक के अंदाज में, मैडम जिस रास्तों पर आप आनंद लेने जा रही हैं ना, हिम शिखरों को देखने जा रही हैं ना, उन्हीं रास्तों को ये औरतें चौड़ा कर रही हैं, अच्छा बना रही हैं, सुंदर बना रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा। अचानक उनके मुंह से निकल गया, वह संजीदा हो गया। संजीदा मतलब थोड़ा गंभीर हो गया। कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी,
पिछले महीना काम करते करते एक आदमी की जान चली गई, नीचे गिर गया। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। दुस्साध्य मतलब बहुत कठिन। कैसे करते हैं? पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, वहां डायनामाइट लगाया जाता है, प्रोडक्ट है, लगा देते हैं, उसे चट्टान को उड़ा देते हैं, तोड़ देते हैं। उसके बाद बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़कर एक आकार के छोटे पत्थरों में बदला जाता है, जो औरतें कर रही थी। बड़े बड़े पत्थरों को निकाला जाता है, उनको तोड़ तोड़ करके छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। बड़ी लोहे की जाली होती है, उसमें पत्थर सटके जाते हैं, फिर बाड़ की तरह उन रास्तों पर लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। कभी पहाड़ी रास्तों पर हमने अगर भ्रमण किया हो तो हमने देखा होगा, थोड़ी चूक हुई और सीधे पाताल प्रवेश। वो हजारों फीट की गहराइयां, उन खाइयों में, उन गहरी खाइयों में एक चूक होती है और आदमी उस रसातल पर प्रवेश कर जाता है। और तभी मुझे याद आया, ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। इसका हिंदी वर्जन है, आप ताज्जुब करेंगे, इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। ये जो रास्ते बन रहे हैं इन पर्वतों पर, इन पर्वतों को काटकर रास्ता बनाने में जिन लोगों ने परिश्रम किया, मेहनत किया, उन लोगों ने मौत को झुठलाया है। मौत होती ही नहीं है, कभी गिरे तो बच गए, लेकिन बचना सबके बस की बात नहीं होती है, वो क्षमतावान ही बच पाता है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला। जो मैं सुंदर दृश्यों को देख रही थी, वो चैनल बदल गया, दूसरा चैनल लग गया। चैनल मतलब एक पैथ, एक रास्ता, जो सोच रही थी वो रास्ता बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था, पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां। उन आदिवासी युवतियों ने के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथ में पड़े ठाठे एक ही कहानी कह रहे थे। आम जिंदगियों की कहानी एक जगह, हर जगह एक सी है कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, भाव, यातना और वंचना एक तरफ। सारी चीजें अलग हैं, इनकी मेहनत, इनका परिश्रम और जो जीवन का अलग अलग वर्चस्व है, एक शहरी जीवन, एक ग्रामीण जीवन, इन पहाड़ी औरतों का पत्थर तोड़ने वाला जीवन और उन आदिवासी युवतियों का जंगल से फूल पत्ती चुनना, उनका जीवन एक जैसा। लेकिन जो शहरी जीवन है, उनका जीवन बिल्कुल अलग है। सारी मलाई एक तरफ, जीवन का जो संघर्ष है वो शहरी लोग नहीं जानते। सारे आंसू, सारे अभाव, यातना और वंचना, कमियां, दुख, तकलीफें, वो सारी चीजें एक तरफ, वो ये पहाड़ी औरतें या जो आदिवासी युवतियां हैं, ये वही जानती हैं और कोई नहीं जानता। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन जिनका गाइड था, जितेन नार्गे, और उनकी सहयात्री थी मणि, मुझे खोजते हुए वहां तक आ गए, क्योंकि मैं उनके समूह से अलग हो गई थी। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम, ये देश की आम जनता है, ये मेरा देश है और मेरे भारत देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च कर आई हैं। क्योंकि जो लेखिका थी वो उन पहाड़ों की सुंदरता को नहीं, झरनों को नहीं, पर्वतों को नहीं, वो उन औरतों को देख रही थी, उनकी कमियों को देख रही थी, उनकी अकिंचनता को देख रही थी। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के प्रति संतुलन भी है, ये वेस्ट एट रिपेइंग है। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। वेस्ट एट रिपेइंग, ये बहुत कम लेती हैं और बहुत ज्यादा समाज को देके जाती हैं। मन ही मन सोचा मैंने, हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। उनकी साथ अगर खुशियां हैं, दुख हैं, तो प्रसन्नता भी है। उस प्रसन्नता को वो उनके चेहरे पर देखकर मेरा मन कहीं ना कहीं एक तरह से खिला
और उनको उनकी यादों को लेकर के मैं अपने साथ फिर से वापस जीप में बैठ गई और वापस चलने के लिए हम लोग तैयार हो जा रहे थे। आज यहीं तक, अगली क्लास में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? सर यातना का मतलब? दुख, तकलीफ, तकलीफ देना, गमगीन। दुखी। थैंक यू सर। ओके।